हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का यह मैराथन वीडियो है क्लास 10 की हिंदी के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए, ठीक है। ये मैराथन क्लास है क्लास 10 के बच्चों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारी चीजें कवर करा दिया गया, ठीक है। अब की बार आप लोगों को 95% लाना है। इसी वीडियो को देखकर आप 100 में 95% ला सकते हो 2023 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। 1 घंटे में आपका पूरा क्लास है, 1 घंटे में आपका पूरा खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। आज का ये वीडियो सारे स्टूडेंट लास्ट तक देखना। इसी वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे 70 में 70 मार्क्स आप फिक्स करके आओगे। इसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव, देखो आपके हिंदी के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी में से ही 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे, ये 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम द्वारा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एंड इसी वीडियो में महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, 6 मार्क्स आपका गद्यांश का फिक्स हो जाएगा। पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है इसी मैराथन वीडियो में आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें, महत्वपूर्ण पद्यांश भी इसी वीडियो में आपके 6 मार्क्स पद्यांश के भी फिक्स हो जाएंगे। इसी वीडियो में आपका सब कुछ है, श्लोक है, ठीक है, श्लोक भी आपका इसी वीडियो में है। और लेखक तथा कवि का जीवन परिचय इसी वीडियो में है। जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, आपका 5 मार्क्स ये भी फिक्स हो जाएगा लेखक का, और 5 ही मार्क्स कवि का, ठीक है। 10 मार्क्स आपका लेखक और कवि का जीवन परिचय इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश 5 मार्क्स आपका इसी वीडियो में फिक्स हो जाएगा। मैराथन वीडियो है हिंदी का, इसी वीडियो में पूरा हिंदी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश ये भी 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों का जो महत्वपूर्ण निबंध है ये भी आपका 9 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, कौन सा, वो भी आज की इस वीडियो में आपका फिक्स हो जाएगा। आपका पूरा हिंदी आज की इस 1 घंटे की वीडियो में मैराथन क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 20,000 लाइक। सारे स्टूडेंट जो भी देखें लाइक्स करो, ठीक है, लाइक करो, सभी स्टूडेंट शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसी वीडियो को देखकर हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। 95% आप ला सकते हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया। सारे बच्चे लाइक करना, शेयर भी कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 50 बहुविकल्पीय देखेंगे, फिर गद्यांश पद्यांश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 50 ऐसे क्वेश्चन जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग तैयार करके जाना। सारा क्वेश्चंस आप लोग रिवीजन कर लेना जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखो, ठीक है, कि शुक्ल युग की कालावधि है। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर आपका गा है कि 1919 से 1938 ईस्वी, एंड घा है 1938 से 1947 ईस्वी, ठीक है। तो शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है? आई होप कि आपको पता होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इसमें क्वेश्चन है ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, ठीक है। तो शुक्ल युग की जो कालावधि है वो 1919 से 1938 तक है, ठीक है। याद कर लेना, नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, ठीक है, छोड़ कर नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उनके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है मुंशी प्रेमचंद, एंड घा है वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चा, जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तैयार कर चुके होंगे। तो कलम का सिपाही जो है वो उसके लेखक है अमृत राय। कौन है? अमृत राय, ठीक है। सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गा है विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। तो
तो बच्चों जो ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, ये सब जो रचना है बच्चा वो जयशंकर प्रसाद जी का है। और हाँ, ये इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सब बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई जयशंकर प्रसाद जी की रचना आएगा ही आएगा। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अथाह सागर के लेखक हैं। जो अथाह सागर है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश भारती, खा है गुलाब राय, गा है जैनेन्द्र कुमार एंड घा है विष्णु प्रभाकर। तो अथाह सागर के जो लेखक हैं स्टूडेंट हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती, याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अथाह सागर के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध है। जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम एंड खा है ठेले पर हिमालय या दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। तो बच्चों जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध है वो है ठूठा आम। क्या है? ठूठा आम, ठीक है। तो ये अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है रस मीमांसा के लेखक हैं। जो रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय एंड गा है भगवत शरण आपका उपाध्याय एंड जयप्रकाश भारती। तो बच्चों रस मीमांसा के लेखक कौन है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। अगर इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब इससे आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रस मीमांसा के जो लेखक है स्टूडेंट वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। कृति कंकाल के लेखक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता रखा है कि इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो कृति कंकाल है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश भारती, खा है राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। मैंने बताया है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो कंकाल है वो रचना जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित किया गया है वो पत्रिकाएं कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है मर्यादा और हंस या सुधा और हंस या सरस्वती या छाया और प्रभा। तो स्टूडेंट जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन है, ठीक है। आपकी 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से हमारा कौन सा सही है आई होप कि आपको पता होगा। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं वो है मर्यादा और हंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा आसान है लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के इन चारों में से लेखक कौन है? जैसे कई सारी विधाएं होती हैं, कोई जीवनी विधा के लेखक होते हैं, कोई नाटक विधा के एंड कोई आप लोगों का एकांकी विधा के, ऐसे कई सारी विधाएं होती है, कहानी विधा, निबंध विधा, ठीक है। तो इसमें आपको नाटक विधा की रचना बताना है, लेखक बताना है। बद्री नारायण प्रेमघन या श्रीनिवास दास या गा है जैनेन्द्र कुमार या कृष्ण सोबती। तो स्टूडेंट जो नाटक विधा के लेखक हैं वो हमारे हैं बद्री नारायण प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन। हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तौलिए किस विधा पर आधारित है? जो तौलिए रचना है, तौलिए वो किस विधा की रचना है या किस विधा पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है नाटक विधा, खा है निबंध विधा या एकांकी विधा या कहानी विधा। तो तौलिए जो है, तौलिए वो किस विधा की रचना है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो तौलिए है, तौलिए हमारा वो एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की, याद रखना, ठीक है। एकांकी विधा की रचना है जो हमारी तौलिए रचना है वो एकांकी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? जो राय कृष्ण दास हैं वो कौन थे? निबंधकार थे या आलोचक थे या गद्य गीतकार थे या कवि थे? तो जो राय कृष्ण दास की बात की जा रही है तो राय कृष्ण दास एक गद्य गीतकार थे। कौन थे? एक गद्य गीतकार थे, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा बिल्कुल सही है कि राय कृष्ण दास जो थे एक गद्य गीतकार थे।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है मेरी आत्मकथा जीवनी विधा के लेखक हैं। मतलब मेरी आत्मकथा जो है वो जीवनी के लेखक हैं, मतलब ये जीवनी विधा पर है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर हजारी प्रसाद या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो स्टूडेंट जो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, जो गेहूं और गुलाब है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर का है रामविलास शर्मा या खा है रामवृक्ष बेनीपुरी या प्रेम चंद्रैया महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब स्टूडेंट जो रचना है वो इन चारों में से किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, तो वो हमारे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर खा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। और ये सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल याद करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में 90% हिंदी में लाना है, 95% अगर लाना है तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है गोदान किस विधा या किस युग का उपन्यास है। जो गोदान है वो किस युग का उपन्यास है। विधा तो आपका उपन्यास विधा है, लेकिन किस युग का आपका उपन्यास है, शुक्ल युग का या शुक्लोत्तर युग का या द्विवेदी युग का या आधुनिक युग का। तो स्टूडेंट जो गोदान है, गोदान वो हमारा किस युग का उपन्यास है, तो सारे बच्चों को पता होगा ये हमारा शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का, शुक्ल युग का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, जो गोदान है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से रीति काल की कलावधि है। कलावधि का मतलब समय सीमा, रीति काल की समय सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर क्या है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, था है 1343 ईस्वी से 1643, एंड है 743 से 1343 या 1843 से अब तक। तो बता दो आप लोग कि रीति काल की कलावधि बताना है, रीति काल की। तो 1643 से 1843 तक है, याद रखना, ठीक है। 1643 से 1843 तक यह है रीति काल का समय सीमा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब ध्यान देना कि निम्न में से रीति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो रीति काल की प्रमुख या मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, जो श्रृंगार रस होता है उसकी प्रधानता। खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, जो काव्य होता है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। या गा वाला ऑप्शन है विकल्प का और खा दोनों, या घा वाला ऑप्शन है देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना। तो बच्चों जो हमारा रीति काल की मुख्य विशेषताएं हैं वो है, पहला तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है, 2 विशेषताएं, और एक हमारा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का और खा दोनों सही होगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर का और खा हमारा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहां कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। जो छत्रसाल दशक है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर का है विहारी, खा है जगनिक या भूषण या नरोत्तम दास। तो बच्चों जो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, सारे बच्चों को पता होगा कि छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो हमारे भूषण जी हैं। कौन है, भूषण। तो हमारे छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण है। ऑप्शन नंबर गा हमारा बिल्कुल सही है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा आप लोग पूरे बुक का या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। जो रसिक प्रिया है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशवदास, या खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गा है आचार्य देव या भिखारी दास। तो बच्चों जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया के रचनाकार है आचार्य केशवदास। कौन है, आचार्य केशवदास। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है, आचार्य केशवदास है रसिक प्रिया के रचनाकार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19 पर फोकस करो। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। जो साकेत महाकाव्य है, साकेत देखो, साकेत आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रचना है। और किसकी रचना है वो तो अभी आप लोगों को बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त जी की, या जयशंकर प्रसाद जी की, या हरिओध की, या नागार्जुन की। तो बच्चों जो साकेत महाकाव्य है सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो फिर मैं आपको बता देता हूं। मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद करके जाना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 अब आप लोग फोकस करो। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, मुक्तक काव्य के कवि बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, विहारी हैं या कबीरदास या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या जगनीक। मुक्तक काव्य की कवि बताना है बच्चों, मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य के जो कवि हैं वो कौन है इन चारों में से, तो वो है बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है वो मुक्तक काव्य के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ललित ललाम के रचयिता हैं, जो ललित ललाम है इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है मतीराम, गा है भूषण या बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है स्टूडेंट? आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ललित ललाम की जो रचयिता है वो है मतीराम जी। कौन है? मतीराम। ललित ललाम के रचयिता मतीराम है, याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी है? मतलब जो पद्माकर हैं, पद्माकर के द्वारा इन चारों में से कौन सी रचना लिखी गई है? रसराज या कवि प्रिया या गंगा लहरी या फिर शिवा बावनी। तो बच्चों पद्माकर के द्वारा लिखित रचना, अगर आप इनकी रचनाओं को देखोगे तो बहुत सारी रचना लिखी है, लेकिन इन चारों में से आप लोगों को पता होगा कि कौन सी रचना लिखी है पद्माकर ने, तो वो है गंगा लहरी। कौन है? गंगा लहरी जो है वो पद्माकर के द्वारा लिखी गई रचना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ये सारा आप लोगों के बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, गेस्ट पेपर एंड आप लोगों का जो गाइड होता है हर जगह से वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो निकाला गया है पूरे बुक में से। और इसके बाद अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। यही आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना है। 23 नंबर है रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों का नाम बताना है। रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक है, रीति काल का नहीं, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों का नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है घनानंद या बोधा ठाकुर या का और खा दोनों या आप लोगों का सारंगधर, ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे कौन सा सही है। देखो, अगर आप, एक होता है रीति काल के कवि जो कि अभी आपको आगे मिलेगा, और एक होता है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। मतलब इसमें बच्चे डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब ये रीति मुक्त होते हैं, रीति काल से मुक्त होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे हैं घनानंद भी हैं और बोधा ठाकुर भी हैं। तो दो बताना था, तो का और खा दोनों, ठीक है। एक तो घनानंद है, एक है बोधा ठाकुर, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं, छायावाद युग के कवि बताना है। ऑप्शन नंबर का है कि सुमित्रानंदन पंत या दादू दयाल या नरेंद्र शर्मा या कुतुबन, ठीक है। तो बच्चों छायावाद युग आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो छायावाद युग के जो कवि हैं वो इन चारों में से हमारा है सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, जो कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 25, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। देखो, ऑप्शन नंबर का है 1951 ईस्वी में, खा है 1959 ईस्वी में, गा है 1943 ईस्वी में एंड घा है 1979 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर खा सही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर फोकस करो। लिखा हुआ छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं, वो तो कवि था, अब लेखक बताना है कि छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर का है यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है स्टूडेंट? लेखक बताना है, कवि नहीं बताना है, लेखक, ठीक है। तो छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो हमारा राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, राम कुमार वर्मा सही है, ठीक है। अगला देखो 27 नंबर क्वेश्चन, प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की दो विशेषताओं को बताना है। ऑप्शन नंबर का है सौंदर्य भावना या करुणा तथा नैस्य की भावना या मानवतावादी दृष्टिकोण या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो बच्चों जो प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं हैं वो कौन सी है? दो पर टिक लगाना है, दो पर, ठीक है। देखो, प्रगतवादी युग की जो दो विशेषताएं हैं वो हमारा कौन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं।
तो स्टूडेंट 27 का हमारा दो जो विशेषताएं हैं प्रगतिवादी युग की, वो है मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, ये दोनों हमारा गा और घा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों का नाम बता दिया। ठीक है, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम लिखना है। ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है बिहारी, या का और खा दोनों, या फिर हमारा सूरदास। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं वो इन चारों में आपका दो लोगों को बताना है। तो हमारा एक तो पद्माकर जी हैं, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही है। ठीक है, एक हमारा खा वाला बिहारी लाल जी हैं, तो ये हमारा सही है, का और खा दोनों सही है। ठीक है, याद रखना। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रयोगवाद युग की दो विशेषताएं बताइए। जो प्रयोगवाद युग है उनकी दो विशेषताएं बताना है। ऑप्शन नंबर का है घोर वैश्विकता या यथार्थवादी दृष्टिकोण, या समाज का यथार्थवादी चित्रण, या फिर नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ठीक है, तो निम्न में से प्रयोगवाद युग की जो दो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो हमारा घोर वैश्विकता होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि दो हमारा सही है। दो विशेषताएं बताना था, हमारा ऑप्शन नंबर का और खा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पूछ रहा है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर का है आशु, या यामा, या उत्यारण, या फिर चौखे चौबदे। तो बच्चों जो राम कुमार वर्मा द्वारा हमारा रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है, वो तो सारे बच्चों को पता होगा। राम कुमार वर्मा जी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रबंध काव्य है, वो है उत्यारण। कौन सा है, उत्यारण। हमारा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, लिखा हुआ है कि शोक विलक रोबत सब एंड आप लोगों का रानी रूप शील बल तेज बखानी एंड करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमि तल बार हिबारा। ठीक है, इसमें उपयुक्त में कौन सा रस है, आपको इसमें रस बताना है। ऑप्शन नंबर का है शांत रस, या अद्भुत रस, या हास्य रस, या करुण रस। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें बच्चों हमारा कौन सा रस है, अगर इसका अर्थ देखोगे ना तो इसमें आपको शोक मिलेगा। शोक का मतलब है कि इसमें रोना धोना इन सब का काम है, इसलिए हमारा ये करुण रस होगा, क्योंकि करुण रस का अस्थायी भाव ही शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है, तो इसलिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 32 क्वेश्चन देखो कि हंसी हंस भांजे देख दूल्हा दिगंबर को और पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में। इसमें आपको रस बताना है, निम्न में कौन सा रस है। मतलब मैं आपको रस जो इंपॉर्टेंट है सारा बता दे रहा हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ केवल लिख कर आओ। ठीक है, का है श्रृंगार रस, करुण रस, या हास्य रस, या वीर रस। बच्चों इसमें हंसी हंसी का मतलब होता है हंसना और हंसना। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास का मतलब होता है हंसना, तो फिर ये हमारा कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, और दो ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या फिर करुण रस आएगा या हास्य रस आएगा। अगर हंसना आए तो हास्य रस पर लिख कर आना, और अगर रोना धोना ये सब आए, शोक आए, तो वो आप करुण रस करके आना। ठीक है, बस बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अब ये भी ट्रिक समझ लो, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर कहीं भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे, उत्प्रेक्षा अलंकार, केवल उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रहा हूं, तो आपका उसमें मनहु जनहु मानो जानो ये सब लगा होगा, मनो जनो ये सब जरूर लगा होगा, क्योंकि ये सब है उत्प्रेक्षावाचक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार, या उपमा अलंकार, या अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों हरिमुख मनहु मयंक में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सारा मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को वधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार, या फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, या श्लेष अलंकार, या उपमा अलंकार। देखो आपका अलंकार भी तीन ही रहेगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन्हीं तीन में से कोई पूछेगा, उत्प्रेक्षा तो समझ में आ ही गया, कोई रूपक का भी आप लोग ट्रिक बना लो, फिर सारा काम खत्म। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, सारे बच्चों को पता होगा, इसमें हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार। ठीक है,
पहले तो परिभाषा उदाहरण ये सब लिखने के लिए आता था, जो कि आसान था, और ये भी आसान ही है, कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 मिनट का काम है, परिभाषा उदाहरण लिखने में 5 मिनट लग जाता था, लेकिन ये 1 मिनट में अगर आता है तो लिख कर आ जाओगे, मतलब आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। जिनके आगे ठहर सके जंगीना जहाजी हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। निम्न में कौन सा आपको रस बताना है? ठीक है, का है रोला, सॉरी छंद बताना है। छंद कौन सा छंद है? रोला या कुंडलिया छंद या सोरठा छंद या दोहा छंद है। ठीक है, तो रोला और सोरठा में से ही कोई होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई एक ही आएगा रोला और सोरठा में से। तो ये हमारा रोला है। क्या है बच्चों? रोला है। जिसके आगे ठहर सके जंगीना जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, ये हमारा बच्चों रोला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन समझो, इसमें लिखा हुआ अपार शब्द में उपसर्ग है। अपार शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अन है या अनु है या आ है या बड़ा आ है। तो अपार बच्चों, अपार में बताना है। ठीक है, तो अपार शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, जो आगे जोड़ा जाता है, उपसर्ग। ठीक है, तो अपार शब्द में आई होप उपसर्ग आप लोगों का क्या होगा, सारे बच्चों को पता भी होगा। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा वो छोटा आ होगा, क्योंकि आगे छोटा आ ही जुड़ा हुआ है, तो हमारा यही होगा ना, जो आगे जुड़ा है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। जो सुदर्शन शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? निर है या सहृदय है या शु है या आप लोगों का बड़ा आ है। उपसर्ग बताना है सुदर्शन शब्द का उपसर्ग। तो बच्चों सुदर्शन में आगे क्या जुड़ा हुआ है? सु जुड़ा हुआ है। तो सु जुड़ा हुआ है, इसलिए सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सुदर्शन का सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे अगर आए तो यही सब आएंगे भी, मैं आपको गारंटी देता हूं 100% का कि यही सब आएंगे। अब आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग इसको नोट करके हमेशा के लिए याद कर लेते हो, क्योंकि हिंदी का पेपर तो बहुत जल्दी है। अगर हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना है तो इन सबको कम समय में याद करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आप याद कर लो, बिल्कुल रिविजन कर लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ, क्या दिक्कत है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, आहट प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। आहट आपको लगाना है और प्रत्यय और शब्द बनाना है। सजावट रहेगा या थकावट रहेगा या जगमगाहट रहेगा या लिखावट रहेगा। बच्चों दिमाग लगाओ और बताओ हमारा कौन सा सही होगा। इसमें आवट हो जाएगा, बड़ा आवट आवट। वैसे तो लग रहा है चारों सही है, इसमें भी आवट ही होगा, इसमें भी आवट ही होगा, लेकिन इसमें आपका लिखावट होगा, मतलब लिखावट में बड़ा आवट होगा, लेकिन ये आहट होगा और हमें आहट ही बताना है लास्ट में। तो बड़ा आहट आहट, तो हमारा जगमगाहट करेक्ट हो जाएगा। जगमगाहट हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 39 पे आ जाओ। ता प्रत्यय युक्त शब्द है। ता प्रत्यय युक्त शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर का है कवित्व या लघुत्तता या फिर आपका उचित या दिखावा। ता शब्द लगाना है, ता, और आपको प्रत्यय मतलब ता आपको पीछे जोड़ना, तब तो प्रत्यय बनेगा। ता आपको पीछे जोड़ना है। अब ता इसमें कौन सा पीछे? उसमें तो आधता हुआ, त्वा जुड़ा हुआ है, इसमें ता जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा ता नहीं, मतलब बड़ा का मात्रा नहीं, इसमें बड़ा मतलब वा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा लघुत्तता में ता जुड़ा हुआ है, ता पे आ का मात्रा। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर खा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ में समास कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है तत्पुरुष समास का है, दीर्घु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो बच्चों आप लोगों को 40 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि शुभाशुभ में कौन सा समास है। तो उसमें हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर गा सा, ये द्वंद्व समास है। जो शुभाशुभ में आपका समास है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, याद हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा गा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 समझो कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। जो गंगा यमुना है उसका समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर का है गंगा और यमुना, गंगा यमुना या गंगा यमुना या गंगा प्लस यमुना। गंगा यमुना का समास विग्रह बताना है। देखो गंगा और यमुना, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, तो इसलिए हमारा गंगा यमुना का होगा गंगा और यमुना। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि गंगा यमुना का जो हमारा समास विग्रह होगा वो गंगा और यमुना होगा। ठीक है, हमारा 41 नंबर वाला ऑप्शन में आपका का वाला सही है। ठीक है, 42 क्वेश्चन, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? अंबर और वसन हमारा किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन देख लो, कमल का है या गुलाब का है या कपड़ा का है या बादल का है। अंबर और वसन बताना है, बताओ जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सारे बच्चों को बताओ। वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है,
और आगे तो आप लोग जानते ही हो। तो अंबर का मतलब भी वही होगा, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कपड़ा का। ठीक है, कपड़ा का हमारा पर्यायवाची शब्द है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा यहां 43 है। अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तुरंग है और है या पिक और प्रभूत या विहंग और द्विज या फिर हमारा मरकट और कपि। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो हमारा अश्व शब्द का जो बच्चों पर्यायवाची शब्द होगा वो तुरंग और है होगा। क्या होगा? तुरंग और है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, तुरंग और है होगा हमारा अश्व शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन हमारा 44 है। राघी। राघी शब्द का तद्भव होगा। राघी शब्द का तद्भव रानी या वाधी या दासी या रागनी। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर होगा रानी। क्या होगा? रानी हमारा सही हो जाएगा इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, अगला देखो 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। नेह, नेह का मतलब क्या होता है? नवीन या स्नेह या फिर हमारा नक्षत्र या निष्ठुर। तो बच्चों हमारा जो नेह का मतलब होता है, नेह का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। ठीक है, नेह का मतलब होता है स्नेह। तो हमारा यह है 45 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर का है इतधन आदि या इतधन आदि या इतधन यादि या फिर इतधन यदि। ठीक है, तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इतधन आदि। इतधन आदि। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है यहां कि यदि धन अपि, यदि धन अपि में संधि है। यदि धन अपि में संधि क्या है? यद्यपि या यद्यपि या यदि धन अपि या फिर यद्यपि। ठीक है, तो यदि धन अपि का संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब जोड़ने पर आपका यदि धन अपि जोड़ने पर क्या मिलेगा? यद्यपि। क्या मिलेगा? यद्यपि। ठीक है, अगला देखो 48 नंबर। फलेभ्य रूप है फल शब्द का। फलेभ्य रूप है फल शब्द का। ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है या पंचमी विभक्ति बहुवचन या हमारा विकल्प का और खा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये बताना है कि फलेभ्य शब्द है फल शब्द का, ये हमारा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा या पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा या हमारा विकल्प का और खा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। फलेभ्य जो होता है बच्चों वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी वही आता है और हाँ पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी वही आता है, दोनों में सेम होता है, इसलिए हमारा का और खा दोनों हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही है। ठीक है, का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है। जो मधु शब्द है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन बताना है। मधुना या मधुने या मधुना या मधुनी। तो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? मधुना। क्या होगा? मधुना। अब बच्चों हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि पठ धातु, ठीक है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना तो बता सकते हो, आई होप कि आप लोग बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। ये आपका HW है, ओनली 1 क्वेश्चन। अगर आप लोग और कहोगे तो HW आपको 10 क्वेश्चन और दे दिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये आपको 50 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने पठ का याद कर लिया तो फिर आपको ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज हमारा हिंदी के पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा, अगर इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका 6 और +6 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपका 6 नंबर का गद्यांश और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो यहां सबसे पहले मैं आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा गद्यांश है, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है और हर साल आता भी है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता क्या इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं और इसकी चमक जो है आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है।
अगर आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमारा किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या का 2 नंबर। देखो यहां, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की अब भीख नहीं मिलेगी। बस इतना अगर आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे, बस 2 नंबर। ठीक है, मतलब आपका 6 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और हाँ, अपने पिता का कौन सा कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस इन तीनों का आपको आंसर दे देना है, आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये हमारा जो है, देखो ब्राह्मण आ गया ना, ब्राह्मण, तो ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां हेडिंग डाल देना, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको संदर्भ ही लिखना है। तो आ वाला हमारा है बच्चों संदर्भ। तो संदर्भ में आपको लिखना बता देता हूं एक बार, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख लेना। अब इस चैप्टर से कोई भी आए तो आप लोगों को ऐसा ही संदर्भ लिखना है। कोई भी आपका गद्यांश है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही संदर्भ लिखना है। देखो, आप लोगों को अच्छे से ब्लैक ब्लू पेन दोनों का यूज करना है, ये ध्यान रखना। तो हमारा ये लिखना है, प्रस्तुत जो गद्यावतरण है, ये हमारा जो प्रस्तुत गद्यावतरण है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब आपका ये हिंदी है ना, तो हिंदी को आपको ब्लैक से लिखना है, कॉमा लगाकर। ध्यान से समझो जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हिंदी आप लोग अच्छे से लिख देना। हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड। वैसे मैंने कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इस चीज को समझे रहो। ठीक है, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों ममता। क्या नाम है? ममता। तो ममता, देखो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आप लोग ब्लैक से पेन से लिखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्लैक पेन से, इतना आप लोग ध्यान रखना। ममता नामक पाठ से है, ममता नामक पाठ से है। और इसके लेखक जो हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि नहीं पता है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ऐसे आप लोग कॉमा लगा लेना। और हैं, बस ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज करना ना, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संदर्भ बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कम से कम ये रेखांकित अंश जो है, इसको 2 से 3 बार पढ़ना होगा। जब आप इस चीज को 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना, 2 से 3 बार पढ़ लोगे, तो इसका व्याख्या जो है ना, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि हम इसकी व्याख्या कैसे लिखें। ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। जैसे, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। तो हम आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या बताते हैं कैसे करना है, वो ध्यान से समझो। रेखांकित अंश की व्याख्या पहले हेडिंग डाल देना। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, जो इस चैप्टर के लेखक है। आगे हर एक चीज में लिखना। मान लो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, वो वाला आ जाए तो आगे लिख देना, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहना है। ऐसे ही लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। ठीक है, जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, जब ममता ने सोने से भरा हुआ आभूषण का एक थाल था जो इनके पिताजी ले रहे थे, ठीक है, उसको देखा, तब वह आश्चर्य से अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्तियों के लिए, मतलब विपत्तियों के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो। ठीक है, अगर विपत्ति आ रही हो तो उसको भी देखा जाएगा। आप विपत्तियों के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हो। ठीक है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, दुस्साहस किया है। ठीक है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया है। पिताजी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रह जाएगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके, जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके? आप इतना आयोजन क्यों कर रहे हो विपत्तियों के लिए। ठीक है, देखो समय के अकॉर्डिंग हम रहेंगे, ऐसे इनका कहना था। ठीक है, और आप उस विपत्तियों के लिए इतने सारे धन का संग्रह कर रहे हो। ठीक है, वो जो है ना,
इच्छा के विरुद्ध हुआ, भगवान की इच्छा के विरुद्ध ममता मानती थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अपने पिताजी का कौन सा कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, अपने जैसे कौन सा कार्य उनके पिताजी ने किया जो उनको परम पिता के विरुद्ध लगा। तो यहां मैंने लिख दिया है, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। जो स्वर्ण के सिक्के थे, जो स्वर्ण के सिक्कों का थाल था, वो जब इनके पिताजी ले रहे थे तो ये ममता जी को अपने परम पिता के विरुद्ध लगा। ठीक है, बस ये अगर आप इतना कर लोगे ना, आपका गद्यांश पूरा कंप्लीट हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इस पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आप लोग लिख कर आना, बोर्ड एग्जाम में छोड़कर आना नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, हिंदी में भी 90% मार्क्स लाना है, तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखो, ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ध्यान से समझो। दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं ना, अगर उतना कंप्लीट कर लोगे ना, आपका गद्यांश पद्यांश आज के बाद क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना हमारा रेखांकित अंश है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा ये किस चैप्टर से, इसके पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक का नाम क्या है। अगर ये पता चल गया तो हमारा 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, ये 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये सारे बच्चों को पता होगा। सबसे पहले इसमें देखो, मित्र के बारे में बताया गया, संगति, बुरी संगति, मित्र, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। तो हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, सारे बच्चों को पता चल गया होगा। मित्रता चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से? मित्रता। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ध्यान से समझो, जितना मैं आपको समझा रहा हूं, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो इतना तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। तो फिर सबसे पहले आपसे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर का, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का, और अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए बच्चों 2 नंबर का। ठीक है, तो 2-2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले मैंने एक बार संदर्भ बता दिया है। अब मैं आप लोगों को संदर्भ उसी टाइप से, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर रहा हूं बस। ठीक है, गद्य में ऐसा ही संदर्भ लिखना। अभी पद्य में भी बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग, व्याख्या, सब कुछ। तो सबसे पहले संदर्भ पर ध्यान दो। ये हमारा किस चैप्टर से है? पहले चैप्टर से, मित्रता। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। सेम उसी तरह से है, केवल मैंने जहां पाठ का नाम था वहां लेखक का नाम कर दिया। पहले पाठ का नाम लिख सकते हो, लेखक का नाम बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता दिया कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया संदर्भ। सेकंड नंबर, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लो ध्यान से 1-2 बार। देखो, लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर का मतलब होता है बुरी संगत वाले लोग। ठीक है, अगर आपकी संगत बुरी है तो वो बहुत ही भयानक है। एंड यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता, यह आपकी नीति, जो आपकी नीति है, अच्छाइयां हैं, उन्हीं का ही नाश नहीं करता, बल्कि आपका बुद्धि का भी क्षय करता है, बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, बस इतना सा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसको आप लोगों को अपनी भाषा में जो भी आए लिख दो भाई। मित्रता के बारे में, अच्छी मित्रता, बुरी मित्रता के बारे में जो भी आए लिख दो, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे एक घातक बुखार होता है जो आपके शरीर को दुबला बना देता है, स्वास्थ्य आपका खराब कर देता है, कभी कभी मौत भी हो जाती है, उसी समान से ये जो बुरी संगत वाले लोग हैं। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, ज्वर का मतलब होता है बुखार, अगर मतलब भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर होता है वो उसके शरीर को और स्वास्थ्य को, दोनों को नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट कर देता है। एंड
तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। कभी कभी ऐसा ज्वर होता है ना जो उसके प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से अगर संगति आपकी बुरी है, ठीक है, आप बुरी संगति में जी रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, आपकी बच्चा नैतिकता, सदाचार, बुद्धि सबको बेकार कर देगा। ठीक है, आपके जो सब चीज को आपका नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बुरी संगत वाले लोग हैं वो सुधर जाओ, क्योंकि अच्छे संगत से रहोगे तो आपको अच्छे अच्छे विचारों को बताएंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकोगे। ठीक है, और बुरी संगत वाले आपको बुराइयां जो है आपके अंदर भर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा, नैतिकता, सदाचार, नीति सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा है दूसरा क्वेश्चन। अभी हमारा इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो लिखा हुआ है कि अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब अच्छी संगति से होने वाले लाभों को आपको उदाहरण देकर समझाना है। अच्छी संगति जो है सहारा देने वाले बाहु के समान है। मान लो आप किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है, आप किसी भी गलत परिस्थिति में हो, मान लो आपको, तो वो आपको सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। ठीक है, और जो व्यक्ति की जीवन रक्षक है, जो व्यक्ति का जीवन रक्षक है, व्यक्ति का रक्षा करेगा और उसे उन्नति की ओर जाना होगा। ठीक है, उन्नति की ओर जानी बली होती है। ठीक है, मतलब बल देगा, उन्नति की ओर जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा, बल देगा। बस ये हमारा हो गया अच्छी संगति। तो ये हमारा हो गया बच्चों, मैंने आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, 90% हिंदी में भी लाना है, तो आज ही आप ये सारा तैयार कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो पद्यांश देखेंगे। ये दो गद्यांश तैयार कर लेना, और भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो आप लोग पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट बनाओ, पढ़ो, क्योंकि आप लोग भी हिंदी में 90% लाओगे। जब आप इन सबका नोट्स बनाओगे, एक दो बार रिवीजन करोगे, तो यार कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बता दिए फिर आप इसको देख लिए फिर बंद कर दिए, नहीं, आप उसको देखकर फिर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे ना तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा, हमें लिखना कैसे है। बोर्ड एग्जाम में आप और भी तेजी से लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, इसमें देखो पद्यांश में क्या कहा, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई न चित, मित एंड रज राज सुना हुई तो नेह चिकनो चित। ठीक है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ तथा व्याख्या लिखिए, एक ही में 2 नंबर का। ठीक है, एक में ही आपका संदर्भ और व्याख्या पूछेगा। फिर किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब होता है कि खराब हो जाता है। ठीक है, और नए चिकने में कौन सा अलंकार है, नए चिकने में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, और संदर्भ ये हमारा किससे है, बिहारी लाल जी है इसके रचयिता। और हाँ, ये इनकी भक्ति नीति चैप्टर से है। ठीक है, भक्ति और नीति, लेकिन भक्ति एक अलग है, नीति अलग है, शीर्षक है दोनों अलग अलग। तो भक्ति का नहीं, ये नीति का है, नीति शीर्षक से। ठीक है, तो ध्यान देना, इतना हमने देखा है बच्चे ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन ध्यान रखना। तो संदर्भ में क्या लिखोगे बच्चों, मैंने गद्यांश का तो बता दिया, पद्यांश का भी बता देता हूं। लिखना जो ये हमारा एक दोहा है, अगर दोहे का एग्जाम्पल पूछे तो यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा कविवर, और इसके कवि कौन है बच्चों, बिहारी लाल जी। कौन है, बिहारी लाल। ब्लैक से लिखना, कवि हो या लेखक हो उसको हमेशा ब्लैक से लिखना, बिहारी लाल। कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित। अब ये इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है या काव्य है जिसे कह सकते हो। ठीक है, वो क्या है, बिहारी सतसई। ये इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी है ना, मतलब हिंदी आप लिख देना बच्चों, क्योंकि हिंदी इसकी एक बड़ी शाखा है, तो ऐसे हिंदी लिख देना। ठीक है, कि काव्य खंड, हिंदी के काव्य खंड में संकलित
और ये जो हमारा है नीति शीर्षक है, कौन सा है मैंने बताया, भक्ति अलग है नीति अलग है, तो नीति शीर्षक लिखना है। ठीक है, नीति शीर्षक से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, बस हो गया, क्या दिक्कत है, बस इतना आपको लिखना है। यह हमारा एक पद्यांश का संदर्भ है। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसको ब्लैक से लिखना, पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देना, एग्जामिनर का हाईलाइट वाला पॉइंट बहुत नजर देता है। ठीक है, जब एकदम सही रहेगा तब ब्लैक से लिखना, अगर मान लो आपको नहीं याद है, डिसमिस हो, तो फिर ब्लू से ही लिख देना, हाईलाइट ना करना तब। ठीक है, तो अब आपको बताऊंगा प्रसंग। इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को ना आने का परामर्श दिया। अगर आपको मित्रता को बनाए रखना है, मित्रता को नहीं टूटने देना है, तो फिर आप धन और वैभव इन सबको मित्रता के मध्य में मत लाओ, वरना लोभ उत्पन्न हो जाएगा और मलिन हो जाएगा आपकी मित्रता। ठीक है, व्याख्या समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चमक अर्थात चमक समाप्त ना हो, ठीक है, चटक मतलब होता है चमक, समाप्त ना हो तथा मित्रता स्थायी बनी रहे, ठीक है, और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, उसमें कोई भी दोष उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने दे। अगर धन का संबंध होगा तो फिर मित्रता में आंच आएगी। ठीक है, धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। धन ऐसी चीज है ना जो मतलब भाई भाई में भी तो कर देता है, मित्र मित्र में भी कर देगा, क्योंकि धन ऐसी चीज ही है। ठीक है, तो क्या होगा, धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है और मित्र के स्नेह से चिकना और मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु, जैसे किसी वस्तु पर तेल लगा दिया जाए ना, तो धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, तो उस पर अगर धूल जाता है ना तो उसी पर चिपक जाता है, तो वो वस्तु मैली हो जाती है। ठीक है, और उसकी चमक घट जाती है, तो उसकी चमक जो है वो घट जाती है। उसी प्रकार से प्रेम से कोमल चित्त और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, आपके मन में जो आए अच्छे से लिख देना, ऐसे अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हमारा इसमें पूछ रहा है कि किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, किस विपत्तियों के कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है, इस चीज को बताना है। तो देखो, मनुष्य के मन में क्रोध, ठीक है, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी वृत्तियों के कारण उसका मन मलिन हो जाता है। अगर ये सारे दोष हैं तो उसका मन मलिन हो जाएगा। ठीक है, अगला है नेह चिकने में कौन सा अलंकार है और क्यों। देखो, नेह चिकने का मतलब होता है प्रेम रूपी तेल। ठीक है, तो प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है और बोर्ड एग्जाम में अगर लिख कर आओगे तो फिर आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये आपका पद्यांश आ गया तो यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताया। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। अगला पद्यांश देखते हैं बच्चों, ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पद्यांश है, बहुत बड़ा भी है और ये अक्सर आते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि शीश जटा उड़ बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौवें, तून सराहन वान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर वरही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमसे मन मोहे, और पूछति ग्राम वधु सियो जो, कहूं सांवरे से सखी रावणे को है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है भाई, तैयार कर लेना। मैं आपको बताता हूं संदर्भ कैसा लिखना है। ठीक है, एक बार मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ ऐसा लिखना है, तो वैसे आप पद्यांश में लिख देना, केवल पाठ का नाम लेखक का नाम चेंज कर देना बस। ठीक है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। सेम वैसा है जैसा भी मैंने बताया है, केवल पाठ का नाम, लेखक का नाम, सॉरी रचयिता, ठीक है, चेंज कर दिया गया है। और यहाँ उसमें क्या था, इसमें कवितावली है और उसमें क्या था, वो किसका था, बिहारी लाल जी का था ना, तो बिहारी सबसे ही था। ठीक है, बस तो वन पथ पर शीर्षक से है। व्याख्या देखो, ग्राम वधुएं सीता से पूछ रही हैं, जब सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे ना, तो फिर जो ऐसे रास्ते से जा रहे थे तो ग्राम की वधुएं जो है, महिलाएं जो हैं, वो क्या पूछ रही हैं, ध्यान से समझो। ग्राम की वधुएं सीता से पूछ रही, सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, ठीक है, जो सिर पर क्या जटा धारण किए, राम जी जो थे वो सिर पर जटा धारण किए हुए थे। ठीक है, तो जो जटा धारण हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, विशाल का मतलब उनका जो मतलब वक्ष स्थल और भुजाएं थे वो विशाल थे, हाथ जो था वो लंबे लंबे थे। ठीक है, और नेत्र लाल है, और नेत्र जो है उनका लाल है, तथा भौवें जो है तिरछी सी हैं,
और उनके जो भौएं हैं वो तिरछी सी हैं, ठीक है। और जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए, जो मतलब एक तरकस जो जिसमें बाण रखा जाता है ना और धनुष, उसको धारण किए हुए थे। इस मार्ग से बहुत शोभायान हो रहा है, मतलब इस मार्ग से जा रहे हैं तो इस मार्ग का बहुत शोभा बढ़ रहा है। जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। सीता जी की ओर बार बार देख रहे थे तो फिर उनका मन भी आकर्षण कर रहे थे। हे सुखी, तुम हमें यह बताओ कि सुंदर सांवले रूप वाले राम जी तुम्हारे कौन लगते हैं, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें केवल क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। अगर अगला पद्यांश देखोगे, इसका अगला वाला जैसे बुक में पढ़ोगे ना तो बहुत मजा भी आएगा, मैं भी पढ़ा था, काफी अच्छा लगता है और ठीक है। और अगर आप इसका आगे देखोगे तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तब यहां देखो, यहां आपसे कहती ना, मैंने पढ़ा भी रखा है। सुनी सुनी सुंदर वैन सुधारक स्थानी है, जानकी जानी भली तिरछी कर नैन सैन दी और समुझाए कछु मुस्कान चली, ठीक है। सीता जी कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलती हैं, अपने इशारों से समझा देती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले हमारे कौन लगते हैं, पति हैं, ठीक है, पति। तो फिर ये समझा देती हैं। तो फिर ये वाला मैंने पढ़ा रखा है, इसमें केवल क्वेश्चन पूछा था बस, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन था। पहला कौन सा था, पहले मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन। देखो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखना था। प्रस्तुत मैंने संदर्भ भी बता दिया, व्याख्या भी बता दिया, ठीक है। और फिर ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं, ग्राम की वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं। तो ग्राम वधुएं सीता जी से यह प्रश्न पूछती हैं कि हे सुखी, हे सांवले श्री राम से मनमोहक तुम्हारे कौन लगते हैं या तुम्हारा क्या लगते हैं। बस इतना क्वेश्चन पूछा था। एंड अगला है कि सांवरे में सखी में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है। 2 बार साथ आ गया, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार, तो बच्चा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये हमारा 2 इंपॉर्टेंट पद्यांश है, 2 ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे बोर्ड एग्जाम में, यार इससे बाहर नहीं आएगा। स्टूडेंट, अब हम लोग संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है वो देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत का ये गद्यांश पद्यांश तैयार कर लेना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका गद्यांश आएगा, 5 मार्क्स का पद्यांश आएगा, तो अभी आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे संस्कृत का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा ये गद्यांश, ठीक है। लिखा हुआ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति एत एवं संस्कृतम वाचायाम एंड संस्कृतम आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारा सिकोह आत्रगत्य एंड भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययनम आक्रोत सह तेसम ज्ञानेम तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषद अनुवादः फारसी भाषा करिता, ठीक है। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों का संस्कृत का जो रहेगा ना, संस्कृत का आप लोगों का गद्यांश ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब आपको इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ लिखना होगा, तभी आपको ये 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में इसमें कोई लेखक कवि नहीं होते हैं, बस आपको देखो मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, बस इतना सा लिखना है, पाठ का नाम याद हो बस। तो जो प्रस्तुत हमारा ये जो गद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस चैप्टर से? वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। बस हो गया आपका संदर्भ, ठीक है। प्रसंग देख लो, प्रसंग में क्या, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ये जो आपका गद्यांश है इसमें जो वाराणसी है, वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के बारे में बताया गया। ये संदर्भ और प्रसंग जो है ये आप वाराणसी चैप्टर के हर एक गद्यांश में लिख सकते हो, ध्यान रखना, ये बहुत मेन पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि हर एक गद्यांश में यही बात किया गया है कि वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में ही बताया गया है वाराणसी के हर एक गद्यांश में। और वाराणसी चैप्टर आपका इसलिए संदर्भ भी यही सेम आप लिख सकते हो हर एक गद्यांश में, और फिर आप यही प्रसंग आप हर एक गद्यांश में लिख सकते हो वाराणसी चैप्टर के, ठीक है। व्याख्या आपको इसका करना होगा, व्याख्या अलग अलग होते हैं, जैसे इसका व्याख्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति मतलब होता है यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है, ठीक है। ये जो नगरी है ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। यहीं से जो हमारा संस्कृत साहित्य है और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है, चारों तरफ फैला है, ठीक है। कहां से? वाराणसी से, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहां आकर
भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। जो मुगल युवराज दारा शिकोह है वो यहां आकर, ठीक है, जो भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुआ था, इसके ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि जितने उपनिषद थे उसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, देख सकते हो। बस इतना अगर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख दोगे बच्चों, आपका 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता अगर आप ऐसा लिख कर आओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों को बताया हूं। अगर आप लोग ये सारा ध्यान से करोगे ना तो आप लोगों का पूरा मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। और अब आप लोग देखो, अगला हमारा जो आप लोगों का अगला संस्कृत का गद्यांश है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं। अगला हमारा संस्कृत का जो गद्यांश है वो देखो ध्यान से। लिखा हुआ अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवम नवम विचार धारम स्वाभिकृत है नवम शक्ति चा प्राप्नुत अत्र दुराग्रह नस्ति यत युक्ति युक्तः कल्याणकरी च तद्रम संग्रहम एंड क्रियहतम भवति एतस्म संस्कृतः सह रहस्यम एंड मानव जीवनस्य ससवत्तम एंड निहितम। ठीक है, एंड तद यथा सत्यम प्रतिष्ठा सर्वतेषु संभावः विचारणेषु अवज्रम आचार्य दृढ़ता चेती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और भी आपकी इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर पढ़ना। मतलब ये एकदम 3 स्टार वाले प्रश्न है जिसको आप लोग कह सकते हो ना एकदम हाईलाइट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा इन टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने देखा है, हर एक क्वेश्चन पेपर को उठाता हूं तो फिर हमें मिलता है। देख लो, ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया दूसरे साल का, देख लो। अस्माकम संस्कृता सदा गतिशीला वर्धते मानव जीवनम। ठीक है, देख लो, यही तो आया है। क्या टेंशन है, तैयार करो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही सब तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम का टॉपर आप ही रहोगे हिंदी का, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो। संदर्भ इसका देखो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका प्रसंग समझ लो। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन का बारे में बताया गया है। ठीक है, जो प्रस्तुत गद्यांश में जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की गतिशीलता, जो उसकी गतिशीलता है और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। जो उसका लचीलापन है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो व्याख्या समझ लो इसका। हमारी जो संस्कृति है सदा गतिशील रही है। हमारी जो संस्कृति है, जो मतलब हमारा नेचर है, कल्चर है, ये हमारा हमेशा गतिशील रहा है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। मानव जीवन को मतलब शुद्ध करने के लिए, ताकि मानव जीवन शुद्ध रहे, तो उसको शुद्ध करने के लिए समय अनुसार, समय के अनुसार नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। जो नई विचारधारा है, देखो मनुष्य के अंदर नई विचारधारा आती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे उनके पास कोई भी चीज है नहीं है तो बाद में अगर मान लो वो हो जाता है ना, तो अब उनके विचार में एक नई चीज आ गई कि हमें अब वो भी चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें दुराग्रह नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ठीक है, बस इतना सा व्याख्या करना है। तो ये हमारे 2 संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश है। मैंने 2 ही गद्यांश बताए हैं, और भी आप लोग तैयार कर लेना, और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को वो पद्यांश बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार कर लेना संस्कृत का पद्यांश। पहला संस्कृत का पद्यांश देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है, ये तो मैंने कई बार पढ़ा दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, तो क्या किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। सेम ही है जैसा आपने गद्यांश में लिखा था वैसे पद्यांश में भी लिखना है। पाठ का नाम बदल देना है, बस केवल पाठ का नाम ही बदलना है। इसमें रचयिता और लेखक नहीं होते। ठीक है, प्रसंग देख लो।
प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय लोग हैं उनकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अनुवाद देखो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। ठीक है, एंड कोई भी दुखी का भागी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। बस हो गया, 2-2 लाइन का है और ये सब आपको 5-5 नंबर देकर जाएंगे, मतलब 5 मार्क्स। सोच सकते हो कितना ज्यादा आपको ये दो ज्यादा एक पेज में आ जाएगा, और भी कम लगेगा, बोर्ड एग्जाम का पेज बड़े होते हैं। ठीक है, तो हो गया ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं अगला देखो, लिखा हुआ है किस्वत गुरुत्रम भूमे किस्वत्रम दुरुत्रम चाखात किस्वत शीघ्राम वतात किस्वत बहुत्रम तृणात माता गुरुत्रा भूमे खात पिचोत्रम एंसरतम मह शीघ्रम एंड मनः शीघ्रम वताम चिंत्रा बहुत्रम तृणात। ठीक है, ये 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। एक जीवन सूत्राणी पाठ है, उस चैप्टर से ये लिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखना है, इन श्लोक में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम में माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। जो माता पिता है उनके महत्व को दर्शाया गया। अनुवाद समझो, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से क्या पूछता है, भूमि से महान क्या है। जो भूमि है, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, जो आकाश है आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, जो वायु होता है ना, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल यानी कि क्षीण क्या है, जो तिनका होता है तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या होता है। ये युधिष्ठिर से पूछा गया था प्रश्न। फिर युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया वो भी देख लो। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है और वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश संस्कृत के, जो आप लोगों को तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम में। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो तैयार कर लो। ठीक है, अगला चीज अब हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो लास्ट में आप लोगों को बताता हूं ये 10 नंबर का। ठीक है, देखो मैंने आपको जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बोर्ड एग्जाम में बता ही दिया और निबंध भी लिखने का ट्रिक बोर्ड एग्जाम में बता दिया है। ठीक है, ये हमारा कितने नंबर का, 9 नंबर का। ये दोनों मैंने बता रखा है, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको यही बता देता हूं कौन कौन सा तैयार करना है। मैंने लिखने का ट्रिक भी बताया है, अभी भी हमारे पास जो है बोर्ड एग्जाम का कॉपी है कि मैंने कैसे लिखने का ट्रिक बताया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखो अभी भी हमारे पास है, ये देख लो मैंने ये बता रखा है। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का कैसे लिखना है। ठीक है, ये जैसे प्रश्न उत्तर संख्या डालो जयशंकर प्रसाद, इधर आप पहले संक्षिप्त जीवन परिचय फ्लो चार्ट बनाकर लिखना, फिर इनका डिटेल में इधर लिखना, ये मैंने बता रखा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा डेली। तो अब मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, सूरदास जी कवि हैं, ये दोनों हमारे लेखक हैं। ठीक है, और सूरदास जी कवि हैं, तुलसीदास जी और महादेवी वर्मा, ये 3 आप लोग कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना। किसका, कवि का। ये 3 कवि हैं, 2 लेखक हैं, 10 नंबर आपको देकर जाएंगे, देख लो। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध 9 नंबर का आएगा। देखो पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान जरूर तैयार कर लेना, जनसंख्या वृद्धि तैयार कर लेना, बेरोजगारी की समस्या तैयार कर लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूं। 4 नंबर है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 निबंध तैयार कर लेना, आज ही तैयार कर लेना, एक एक करके डेली 5 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज का ये वीडियो मैराथन वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो सारे बच्चे लाइक करना, कम से कम 20,000 लाइक आप लोगों को करना होगा। ठीक है, आप लोग 20,000 लाइक जरूर करना सारे स्टूडेंट, और आज के इस वीडियो को बच्चे शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर देना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज देखेंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।